आगे बढ़ें। तो ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, सब चीज वही है जैसा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का है, सब कुछ वही है। अब इसके संबंध कुछ पूछना तो पूछ लो आप, सूचना के अधिकार में। ये जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इसके संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा तो बताओ। अब ये एक दूसरी संस्था है जो ये सभी भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में है। मान लीजिए अभी तक आपको जितना मैंने बताया नीति आयोग को छोड़कर, नीति आयोग को छोड़कर मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बताया, सीबीआई बताया, उसी में ये भी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है। ये भी सनातन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बना हुआ है। सनातन कमेटी के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के नेतृत्व में भारत में जो करप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इसको खत्म करने या कम करने के लिए, खत्म की बात करें, कम क्या करना है, गलत गलत होता है, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये 62-64 के बीच में था, तो 1964 में ये बन गया। देखिए कोई एक्ट वगैरह नहीं है, मात्र एक्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बन गया है ये, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है। उन 2003 में इसको जब बना तो कुछ नहीं था, 2003 में इसे स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए, इसको बनाया गया है। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है और स्टैट्यूटरी हो गया है। ये जब बना उसी समय ये कॉन्सेप्ट ये था कि विसिल ब्लोअर के नाम सुनते होंगे आप लोग, मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला, उसको कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट उसी से आया, जब ये 1964 में बना उस समय से ये कॉन्सेप्ट आया। फॉरेन कंट्रीज में ये सब तो बहुत दिनों से यूज हो रहा था, लेकिन भारत में ये 1964 से ये वर्ड आया। आगे बढ़े। अब सीबीसी के बारे में चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर और होते हैं अधिकतम, अभी एक ही हैं। फर्स्ट सीबीसी के चेयरमैन मिस्टर राव थे, NS राव, और ये सीबीसी कमिश्नर अभी बदल गए हैं, सुरेश N पटेल बदल गए हैं, मिस्टर आज PK श्रीवास्तव, मोस्ट प्रोबेबली PK श्रीवास्तव हो गए हैं आजकल। हाँ, PK श्रीवास्तव हैं, पुराना इसके, अब ये रिटायर हो गए, अब आ गए हैं मिस्टर PK श्रीवास्तव आ गए हैं सीबीसी, और ये बन गए हैं सीबीसी बन गए हैं, और ये अरविंद कुमार कमिश्नर बन गए हैं इसी ऑफिस में। भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, और नियुक्ति ये कमेटी करती है। प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑपोजिशन और होम मिनिस्टर मिलकर इसका नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़े। 4 साल का टेरियर है, 5 साल नहीं है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। और अधिकतम 65 वर्ष की उम्र है, दोनों में से जो पहले हो जाए। उसके बाद इनका कोई फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होता है। विजिलेंस कमिश्नर तो सीबीसी बन सकता है, लेकिन सीबीसी कुछ दोबारा नहीं बन सकता है इसमें, न कहीं उनको दूसरी जगह उनको नियुक्ति देने की दी जाती है।
इनका एक सेक्रेटेरिएट दिल्ली में, और इनके पास एक टेक्निकल टीम होती है और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए भी टीम होती है। तो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करते हैं और उसमें दोषी पाए जाने पर रिकमेंड करते हैं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये सीबीसी मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, प्लस जो उनके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे मान लें कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ रेलवेज हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, इनकम टैक्स ऑफिस है, डिफेंस के जो एस्टेब्लिश सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, इनकी जांच करने का मुख्य काम इनका है, इन ऑफिसेज होने का। और उसमें इन्होंने एक कर दिया है कि ग्रुप डी एंड उसके अबव लेवल होना चाहिए, तो नीचे का ये नहीं करते हैं, नीचे के लिए जो भाग्य व्यवस्था करते रहे, ग्रुप डी एंड अबव का करते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो प्रेसिडेंट इनके लिए हटाने के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, लेकिन वही चार्जेज है कि मिसकंडक्ट ना हो, मिसबिहेवियर की बात हो, करप्शन की बात हो या निपोटिज्म की बात हो। भाई उन्होंने फ़ोन करके किसी अपने आदमी को कहीं नौकरी लगवा दिया, ये भी करप्शन है, ये भी करप्शन है। इस तरह के कोई आधार आते हैं तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उनको सुप्रीम कोर्ट भेजना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जांच करेंगे, जांच करने के बाद कैन रिमूव है, इसमें लिखा हुआ है। कहीं कहीं सेल लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना कहां कहां मैंने सेल पढ़ाया है। सैलरी वगैरह में हम नहीं कहेंगे कि कितना मिलता है, क्योंकि बार बार चेंजेज होते रहते हैं। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या इलेक्शन कमीशनर के बराबर इनको मिलता है, और मेंबर के बराबर विजिलेंस कमिश्नर को मिलता है। विजिलेंस कमिश्नर अरविंद कुमार हैं और सीवीसी आपके पीके श्रीवास्तव हैं। मैंने कहा दिल्ली में इनका ऑफिस है, सिविल कोर्ट के अधिकार रहते हैं इनको। चलिए आगे बढ़े। ये सीवीसी जो है सीबीआई के जो करप्शन के केसेस हैं उस पर ही मॉनिटर करता है। जो सीबीआई जो करप्शन के दूसरे केसेस मतलब नहीं है, करप्शन के जो मामले हैं वो सीवीसी के द्वारा जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं। इनके जो टेंडर स्वीकृत करने के संबंध में जो इंस्ट्रक्शंस हैं या और भी कोई निर्देश हैं, जैसे मान लें कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, इनके जो निर्देश रहते हैं कि सभी राज्य सरकार उसको फॉलो करती है, क्योंकि बहुत ही वो मेहनत करके बनाते हैं ये, और राज्य सरकार की जो नीतियाँ रहती है सीबीसी के द्वारा दी गई नीतियों के अनुरूप ही रहती है। खासकर इनका टेंडर में जो भी स्वीकृत होता है, क्योंकि हजारों करोड़ों के टेंडर स्वीकृत होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें इन्होंने बता दिया क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो उसी तरह का प्रक्रियाएं सब पालन करते हैं। अगर मान लो कोई नहीं करता है तो फिर वो जांच होती है, फिर जांच होने पर सख्त कार्रवाइयाँ होती है। तो आपने देखा होगा कि जो यूपीए गवर्नमेंट में जो कोल ब्लॉक के और प्लस स्पेक्ट्रम के नीलामी में जो घपला हुआ, उसके सब की जांच सीबीसी और कैग के द्वारा की गई थी, और उससे पाया गया था कि सरकार कैग का ये कहना था कि सीबीसी की पॉलिसी का पालन नहीं हुआ है, इसलिए करप्शन हैं इसमें। ये कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है, वो ये रिकमेंड करता है कि उस अधिकारी को, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस का कोई अफसर करप्ट है, पाया गया करप्शन चार्जेस पर, तो उसके लिए लिखता है कि इसके विरुद्ध कार्रवाई करें, फिर संबंधित विभाग उसके विरुद्ध कार्रवाई करता है। लेकिन संबंधित विभाग उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा ही, कारण कि बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ये रिपोर्ट भेजते हैं ये। चले आगे बढ़े। ये सब ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो सीबीसी मैंने बता दिया आपको, राज्य में इस तरह की संस्था नहीं है।
स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह की संस्थाएं नहीं रहती हैं। कुछ स्टेट में उन्होंने इस तरह का विजिलेंस का कॉन्सेप्ट बनाया है जरूर, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया सीबीसी के कॉन्सेप्ट पर राज्य सरकारों में नहीं, जैसा आपको मैंने इन्फॉर्मेशन कमीशन में दिखाया, आपको बताया, वैसा यहाँ व्यवस्था नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में बहुत सुनते होंगे आप लोग। लोकायुक्त जांच चल रही है, ये है वो है। तो लोकायुक्त स्टेट में होता है और लोकपाल सेंटर में होता है। बेसिक अंतर यही आप मान लो। लोकपाल जो है संस्कृत का शब्द है, बड़ा अजूबा नाम लगता है लोकपाल। संस्कृत का वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है पीपुल्स फ्रेंड, आम जनता का दोस्त। इंग्लिश में इसको ऑम्बड्समैन भी कहते हैं। लोकपाल के लिए बहुत दिन से लड़ाई चली, लोगों की डिमांड थी बार बार भारत में, जब से देश आज़ाद हुआ, कि दूसरे देशों, प्रजातांत्रिक देशों के तहत भारत में भी लोकपाल की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार डरती रही हमेशा कि वो लोकपाल हो जाएगा तो हमारे करप्शन, जो हम गलत काम कर रहे हैं, हमारे अफसर नेता वो पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई। आपको याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ दिल्ली में, और फिर 2010 में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है अन्ना हजारे का, और 2014 की बातें आपको याद होगी। फिर 2013-14 में अन्ना हजारे दिल्ली में आकर अनशन किए थे कि लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, और इसी आधार पर वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार भी बनाई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है ये लोकपाल। तो बहुत दिन से डिमांड थी कि भारत में लोकपाल होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश राजनीतिक मजबूरियों के कारण नहीं हो पाया था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर पड़ा सरकार पर, तो सरकार बाध्य होकर लोकपाल के संबंध में कानून लाई, और फाइनली भारत में लोकपाल स्थापित हो पाया। लोकपाल का ऑफिस दिल्ली में जो है, वहाँ लोकपाल है, और वो इसका वसंत कुंज में ऑफिस है, एयरपोर्ट के पास। और वर्तमान में जो लोकपाल हैं प्रदीप महंती हैं, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये प्रदीप महंती इसके लोकपाल हैं भारत के। प्रभारी अभी रेगुलर नियुक्ति नहीं हो पाए हैं, अभी प्रभार में चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में लोकपाल यही हैं, प्रदीप महंती। फर्स्ट जो लोकपाल हुए थे जस्टिस पीसी घोष हुए थे, और वर्तमान में प्रदीप महंती हैं लोकपाल इसके भारत के। यही सब लॉजिक था कि नहीं बनाया जाए। तो अब हम बताएंगे इसके बारे में बताएंगे। उद्देश्य है कि करप्शन इतना नासूर हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि कोई एजेंसी एक रोकने में सक्षम नहीं है। सरकार को, आम जनता का कहना है कि नहीं, हाईकोर्ट के पावर लिमिटेड हैं, सीपीआई के पावर लिमिटेड हैं, अतः एक कोई जज को बनाया जाए लोकपाल जो जांच करे। हायर ऑफिशियल की जांच नहीं हो पाती है, छोटे अधिकारी फंस जाते हैं, तो लोकपाल इसलिए बनाया गया है। इसको आप मान लो कि हाँ ये अलग है, दोनों अलग संस्था, बड़ा छोटे की बात नहीं होती, अलग है। तो जिस तरह आप मान सकते हैं कि जिस तरह की स्टेट भी बात करें, जो सीबीसी काम करती है, वो हमारे यहाँ लोकायुक्त करते हैं। हम आएंगे इसके फंक्शन में, डिटेल हम आ रहे हैं,
बैक करना, बैक करना, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे कर, तुम पीछे कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आगे करो। बस बस ठीक है, बैक बैक, बस। तो देखिए आप कितनी लड़ाई चली है, 1966 लड़ाई चली है, फाइनल नहीं हो पाया, आगे बढ़े। 1968 में फिर लड़ाई चली, 2011 में फाइनल हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर चलते आगे बढ़ते रहे। फाइनली जो है लोकायुक्त जो है यार, फाइनली भारत में लोकायुक्त मार्च 1919 में बन पाया, 2019 में, सॉरी 2014 में जब अन्ना हजारे की बात वहाँ छिड़ी तो फिर वो बनाया गया, लेकिन वो फिर वो ठीक नहीं लगा तो फिर कैंसिल कर दिया गया। फिर नया लोकपाल एक्ट बना और उसके बाद फाइनली 2019 में भारत में लोकपाल व्यवस्था लागू हुई। वही लोकपाल भारत में होता है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पर होता है। इनका जो मेन जांच का है, प्राइम मिनिस्टर का है, अगर कोई गलत करते हैं तो ये जांच करने का इनको अधिकार है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई करते हैं वो है, प्लस ग्रुप ABCD अफसर्स की जांच करने का इनके पास पूरा अधिकार है। तो ये हमेशा ही हम दबाव पड़ता है ना कि प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध कौन जांच करेगा। इस कारण ये लोकपाल व्यवस्था लाई गई कि हायर ऑफिशियल, हायर नेताओं के विरुद्ध भी जांच कराएंगे, अगर कोई गलत करते हैं तो। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, चेयरपर्सन होते हैं जो लोकपाल कहलाते हैं, और उसमें इसके साथ 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर में 50% जुडिशियल होते हैं। आठ मेंबर होते हैं, 50% जुडिशियल होते हैं, 50% एक्सपर्ट्स होते हैं। तो 8 में 4 जुडिशियल मेंबर रहते हैं जो जजेज रहते हैं रिटायर्ड वगैरह, और 50% रहते हैं एक्सपर्ट्स वगैरह अलग अलग फील्ड के। और उसमें ये क्लॉज गया है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए लोकपाल में, SC ST OBC सभी होने चाहिए उसमें। आगे बढ़े। लोकपाल इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था है। लोकपाल के लिए कोई योग्यता का वर्णन तो नहीं है, लेकिन जो समान व्यवस्थाएं हैं कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या रिटायर्ड, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज को लोकपाल बनाया जाता है या लोकायुक्त बनाया जाता है। और मिनिमम एज 45 वर्ष होना चाहिए। ये सिर्फ दो ही मुख्य बात है इसमें, और पूरी डिस्क्रिप्शन है किसको बनाना है। ड्रॉबैक्स देख लें इसका। लोकपाल जब तक शिकायत नहीं आती तब तक कोई अपराध को संज्ञान में नहीं लेता है, जांच में अपने दायरे में नहीं लेता है। कोई शिकायत करता है तो शिकायत से गुमनाम नहीं होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई शिकायत कोई फर्जी करता है किसी के अधिकारी के विरुद्ध, तो जो शिकायत करता है के विरुद्ध भी कार्रवाई कैसे प्रावधान है।
मतलब अगर कोई भी सिग्नेचर, कोई भी शिकायत करते हैं लोकपाल को, तो विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज होने चाहिए, सही होने चाहिए, नहीं तो लोकपाल को अधिकार है कि उसको पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। करो ना, कौन मना करता है? नहीं, सीबीआई में अगर गलत सीबीआई तभी कुछ नहीं करेगी, लेकिन इनको अधिकार है। ये भी ऐसे करते नहीं है, लेकिन अधिकार है इनको। मैंने बताया गुमनाम को नहीं एंटरटेन करते हैं, और कोई सरकारी कर्मचारी को जनरली शिकायत रहती है या नेताओं के खिलाफ, तो उनको ये लीगल सुविधाएं भी, हमारे आपको बताया था मैंने, लीगल सर्विसेज जो गरीब हैं उनको उपलब्ध कराने का इसमें व्यवस्था है कि इसमें लीगल भी उपलब्ध कराते हैं। कोई भी कंप्लेंट का इसमें ये प्रावधान दिया है कि जो 7 साल पुरानी अगर कोई कंप्लेंट है तो इंटरटेन नहीं करेगा, ये उसके भीतर ही होना चाहिए। मान ली कोई करप्शन अगर हुआ है 10 साल पहले, तो लोकपाल उसको इंटरटेन नहीं करेगा। विभागीय जो कार्रवाई करते रहे, लोकपाल का काम है कि 7 साल के भीतर के ही जो करप्शन चार्जेस हैं उसी को देखे वो। ये सब ड्रॉबैक्स वगैरह है, लोग कहते हैं कि ये सब गलत है, उस पर हम आएंगे, अभी बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री के बीच अगेंस्ट जो जांच करने का जो कार्रवाई है बहुत ही वेग है, स्पष्ट नहीं है, तो लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध जांच नहीं हो रही है। ये ड्रॉबैक्स में मैंने कहने का था कि अब जैसे यही है, अगर कोई फॉल्स सिग्नेचर करता है तो उसको पनिशमेंट करने का अधिकार है, उनको जेल भी भेज सकते हैं, ये पेनल्टी लगा सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लोगों का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। 7 साल का जो बंधन है, लोगों का कहना है कि ये भी नहीं होना चाहिए। करप्शन अगर 20 साल पहले पूरा भी हुआ है तो गलत है, गलत तो गलत ही है। तो उनका कहना था कि अभी भी लोकपाल में सुधार करने की आवश्यकता है। ये सब चल ही रहा है, धीरे धीरे मैच्योर होता है, क्योंकि आज़ादी के लगभग 70 वर्ष के बाद तो ये लागू हो पाया व्यवस्था, लोकपाल की व्यवस्था भारत में। अब धीरे धीरे से मैच्योरिटी आएगी, आगे वाली कोई गवर्नमेंट और भी कुछ करेगी, इस तरह से और भी बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। चलिए आगे आइए। स्वयं से मतलब कि कोई मान लीजिए देखा पेपर में कुछ पढ़ा उन्होंने, या आपस में पान दुकान में कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं और हाईकोर्ट को लगा कि चीफ जस्टिस को किसी को कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो कॉन्ग्रेस में ले सकता है। सो मोटो ये है, 100 प्रेरणा से। जो एक्ट है उसको कहलाता है लाला एक्ट कहलाता है, ये लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 का। एक्ट तो 2013 में पारित हुआ, ये वही अन्ना आंदोलन के समय, लेकिन उस समय भी कांग्रेस सरकार थी, नहीं लागू किए। फिर 2014 में बीजेपी आई, उनका कहना था इसमें कुछ कमियां हैं, फिर उन्होंने कुछ अमेंड किया, इसमें अमेंड करने के बाद फाइनली 2019 में उन्होंने लागू किया लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013। आएंगे उस पर, हम लोग आएंगे, उसके बाद पूछना, आप नोट कर रखो आप। तो लेकिन भारत में जैसे लोकपाल व्यवस्था तो बाद में बनी, वो 2019 में, लेकिन जो लोकायुक्त की जो सिस्टम है वो राज्यों में चलने लगी। जैसे महाराष्ट्र में 1971 में बन गया, उड़ीसा में 2070 में बना लिए थे उन लोग, एमपी में भी हमें लगता है कि 2000 के अराउंड बन गया था लोकायुक्त अधिनियम। अब तक 2013 नहीं है, 2023 है ये। 2023 में अब तक लगभग 21 स्टेट्स में बन गए हैं, लोकायुक्त हैं। दिल्ली का भी फाइनल नहीं हुआ है, दिल्ली का अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, उसका उन्होंने बनाया, प्रस्तावित बना के भेजा है केंद्र सरकार को, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है। लोकायुक्त जो है और उप लोकायुक्त जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन वही है जो लोकपाल का है। हटाने की प्रक्रिया वही होगी कि एससी को रेफर करना पड़ता है, उसके जज जांच करते हैं, तब प्रेसिडेंट या गवर्नर लोकपाल को या लोकायुक्त को हटा सकते हैं।
जो लोकायुक्त की नियुक्ति होती है उसमें सीएम है, लीडर ऑपोजिशन है, जिस तरह लोकपाल का होता है उस तरह यहाँ भी होता है। इसके आधार पर गवर्नर नियुक्त करते हैं इनको, लोकायुक्त को। मैंने बताया कि लोकायुक्त स्टेट में होता है, लोकपाल सेंटर में होता है, और इनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखा जाता है, स्टेट असेंबली में रखा जाता है। चलिए आगे। तो लोकायुक्त और लोकपाल का सारांश में यही जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछना है बताइए आप। एमपी में लोकायुक्त कौन है? मिस्टर एनके गुप्ता लोकायुक्त हैं, जस्टिस हैं ये भी। और लोकपाल के बारे में मैंने बता ही दिया। क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, आम जनता का आरोप है कि सीबीआई जो है कि एक वो सरकारी संस्था है, डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधान पीएम भी करते हैं और आईपीएस होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की जांच फेयर नहीं कर पाएंगे वो। इस कारण लोग लोकायुक्त या लोकपाल पर ज्यादा विश्वास करते हैं। स्टेट को अधिकार है, अपना कानून बना लिया उन्होंने, वहां लागू भी हो गया। जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में 77 में लागू हो गया, 70 के राउंड, उड़ीसा में 70 के राउंड लागू हो गया। भारत सरकार नहीं बना रही थी दिल्ली में, अपने कार्रवाई, अपने अधिकारियों के, कर्मचारियों के विरुद्ध व्यवस्थाओं के संबंध में जांच करने के लिए। तो 2013 में भी आपने देखा होगा कि अन्ना आंदोलन ने बहुत ज़्यादा, वहाँ जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद फिर जब आंदोलन शुरू हुआ तो अन्ना आंदोलन जुड़ा, आंदोलन उसी में जुड़ गया। और इन दो इशू पर वहाँ काफ़ी, दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद फिर उसी आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, फिर फाइनली सरकार बनाई वो दिल्ली में मेजॉरिटी के साथ। फिर फाइनली उसमें अमेंड हो, फाइनली 2019 में लोकपाल व्यवस्था भारत सरकार में लागू हो पाई। लेकिन लोकायुक्तों की व्यवस्था प्रदेशों में जो 40-50 वर्ष पुराने से चालू है लोकायुक्त, उनका अपना एक्ट है। अपने इसमें उन्होंने लाला एक्ट में उन्होंने दिया, उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिया कि कुछ राज्यों में नहीं बना था, इसके कारण अभी तक 21 स्टेट में बन चुके हैं, धीरे धीरे सब जगह बन रहा है। अब ये लगभग हम खत्म होने के स्टेज पर है, हम लोग ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में लगता कंप्लीट हो जाएगा। ये ज़्यादा हो गया, छोड़ दें? हो जाए, ज़्यादा नहीं है। एक मानवाधिकार आयोग का आप लोग सुनते रहते होंगे, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार में हम शिकायत करेंगे, वहां से जांच हो रही है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है बट स्टैट्यूटरी है, 1993 से लागू हुआ है। ये भारत के नागरिकों का जो राइट है उसके लिए वाचडॉग कहलाता है, ये चौकीदार कहलाता है, भारत के नागरिकों के ह्यूमन राइट्स का एक चौकीदार है। जो हमारे फंडामेंटल लाइफ के बारे में है, लिबर्टी के बारे में है, उस सब के बारे में पूरा हम बताएंगे क्या क्या ये काम मेनली देखता है, किस किस क्षेत्रों में देखता है। तो भारत का जो ये मानवाधिकार आयोग है ये दिल्ली में स्थित है और अभी मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा इसके चेयरमैन हैं। और सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली में एक वो मानवाधिकार भवन है, उसका ऑफिस लगता है। और इसका मोटो है मे ऑल बी हैप्पी, सभी सुखी, सभी का जीवन सुखमय हो। इस आधार पर काम करता है और उसके अनुरूप ही ये शिकायतों का एंटरटेन करता है। अगर किसी के सुख में कोई बाधा हो रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करता है। मुख्यतः इसका कॉन्सेप्ट यही है। आगे बढ़े।
यहाँ जो शुड बी रिटायर्ड एससी जज है, साथ साथ रिटायर्ड सीजे भी बनाए जाते हैं इसमें, उनको इसका चेयरमैन बनाया जाता है। इसके अलावा 4 मेंबर रहते हैं, उसमें 2 जज ही रहते हैं, 2 रहता है जो ह्यूमन राइट्स के साथ काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है। इसके अलावा 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं जो भी कमीशन के ही मेंबर रहते हैं। तो इसके चेयरमैन होते हैं रिटायर्ड एससी जज या सीजीआई। इसके अलावा 4 मेंबर हैं, उसमें 2 मेंबर जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं। और 2 ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कमीशन है वो इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं। इसलिए 4, 8 टोटल 8 मेंबर होते हैं इसमें। 4 तो रेगुलर हैं, 4 एक्स ऑफिशियो हैं। पदेन आगे बढ़े। प्रेसिडेंट के द्वारा एम्पावरमेंट होते हैं चेयरमैन और मेंबर, और 6 लोगों की कमिटी रिकमेंड करती है। पीएम उसके चेयरमैन होते हैं, स्पीकर लोकसभा, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन, सेंट्रल होम मिनिस्टर, और एक कोई सीटिंग एससी जज और सीजे ऑफ एससी, यह सीजीआई के रिकमेंडेशन पे इसमें शामिल रहते हैं। इन लोग 6 लोग मिलकर इनके मेंबर्स का चुनाव करते हैं, चेयरमैन का भी और 8 मेंबर का। आगे बढ़े। जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, रिटायर नहीं हुए हैं, इनका कार्यकाल 3 साल का होता है या 70 वर्ष उम्र होती है इनकी, जो पहले हो जाए। दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है, किसी दूसरी अपॉइंटमेंट का नहीं होता है। हाँ, लेकिन मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं, इस तरह का इसको लिबर्टी दी गई। अब प्रेसिडेंट को अधिकार है इनके मेंबर को या चेयरमैन को हटाने का, लेकिन हटाने की प्रक्रिया वही है कि एससी को रेफर करना पड़ता है। एससी के जज जांच करते हैं, जांच करने के बाद उसे प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। यहां भी कैन ही वर्ड यूज किया है। उनकी जो सैलरी वगैरह है वो पार्लियामेंट तय करती है, लेकिन वो सैलरी या जो भी सुविधाएं हैं, एक बार जो दे दिया गया उसको घटाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़े। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के संबंध में कोई भी शिकायत हो, चाहे शिकायत आने पर या सो मोटो, स्वप्रेरणा से, उसको ले सकते हैं, कमीशन ले लेता है और जांच करते हैं ये। अब देखते हो कहीं कहीं ह्यूमन राइट कमीशन की दल जांच करने के लिए जा रही है, जांच करते हैं, मेंबर आ जाए, 2-4 मेंबर आकर जांच करते रहते हैं। ये सब इनको अधिकार है। आगे बढ़े। इनको जेल में जाने का अधिकार है, वहां देखते हैं कि जेल में किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ठीक से केयर हो रहा है कि नहीं। आम जनता के क्या क्या अधिकार हैं, इसके लिए इनको जागरूकता करने के लिए भी प्रोविजन है इनके पास। इस क्षेत्र में रिसर्च वगैरह करने का भी अधिकार है। चलिए आगे बढ़े। इसमें क्रिटिसिज्म यही है, इसकी आलोचना ये होती है कि इनको कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ रिकमेंड करती है सरकार को, और अधिकार का रिकमेंड मानने न मानने का अधिकार सरकार पर है। तो रिकमेंडरी संस्था है, कोई फाइनल उसमें पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। न इनको रिलीफ देने का अधिकार है। वो मान लीजिए किसी के साथ गलत काम हुआ तो ये उसको डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा दे दीजिए, लेकिन रिकमेंड ही करते हैं कि बाध्य नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इनके रिकमेंडेशन को माना जाता है, लेकिन बंधनकारी नहीं है। चलो आगे बढ़े। पावर, इनको सिविल कोर्ट का अधिकार है, किसी भी गवाह को या किसी भी अपराधी को या किसी भी क्या कहते हैं शिकायतकर्ता को बुला सकते हैं समन्स जारी करके। किसी शिकायत की जांच करने का अधिकार है इनको। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, ये मेन है। इसमें ये किन किन पर, जैसे कि ये बंधक मजदूर के बारे में ये जान करते, कोई अगर बंधक मजदूर कहीं है, बंधक मजदूर समझ रहे हैं कि नहीं, बंधुआ मजदूर, तो इसके बारे में कोई शिकायत आती है तो इनको
एक्शन लेते हैं ये मेनली। कहीं ये शिकायत है कि भूख से मर रहा है, खाना नहीं है, तो ये शिकायत करते हैं, तो ये वहाँ पर जाकर बड़ा उनको, ये बड़ा सीरियस मामला है कि हम लोग इतने आज़ादी के 75 साल बाद कोई भूख से मर जाए तो बहुत ही गलत है। इस तरह की जाँच इन लोग पर ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। चाइल्ड मैरिज, कम उम्र की बच्चियों की शादी अगर हो रही है तो उसमें बच्चों का भी शादी अगर हो रहा है तो गलत है, उसकी जाँच करते हैं ये। बच्चों के अधिकार के बारे में देखते हैं कि उनके अधिकारों का हनन तो नहीं रहा है, उससे मजदूरी वगैरह तो नहीं कराई जा रही है। और किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो मीडिया कवरेज के लिए मनाही की जाती है। देखते हो जब बच्चे के साथ कुछ होता है उसका फेस डार्क कर दिया जाता है। ये सब डायरेक्शन ह्यूमन राइट कमीशन का ही है, सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं। उनके नाम का उनको डिस्क्लोज ना किया जाए, जो डिस्क्लोज करता है उसके बाद उनको पनिशमेंट भी होता है। महिला पैसेंजर के साथ अगर ट्रेन में या बस में कोई घटना होती है तो उसकी जांच करेंगे ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, मतलब कि जो अस्वच्छ जो हमारे सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, मान लो इसमें जो अब सेफ्टी टैंक्स होने चाहिए, ये सब पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। एट्रोसिटीज़ के बारे में है कि दलितों के साथ कोई अत्याचार ना हो, विकलांगों के साथ कोई अत्याचार ना हो, और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में हॉस्पिटल वगैरह वही देखते आते हैं कि बच वहाँ सुविधाएं वगैरह हैं कि नहीं। चलिए आगे आए। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी वैसे ही है, इसको हम दोबारा बताने जा रहे हैं, सिमिलर है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े, आइए आइए आइए, हम बताते आते हैं और आगे आगे कीजिए। उपभोक्ता फोरम अलग है, वो अलग एक्ट से बना हुआ है और उसमें मेनली ये देखा जाता है कि किसी जो कंज्यूमर के हितों का संरक्षण करने के लिए बना हुआ है। जैसे मान लें कि कोई भी चीज, उपभोक्ता सब तरह के हैं। जैसे मान लीजिए कोई चावल ही खरीदा या आटा ही खरीदा, गेहूं के लिए कहा कर दिया गया और पता चला कि वो मक्का का है, तो कोई व्यक्ति जा सकता है कंज्यूमर फोरम में। या कोई मकान के लिए उसने बुक किया मकान कि हम 2 BHK देंगे, समय पर देखते समय हम देंगे, नहीं दे रहा है तो ये जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। तो ये तो बहुत बड़ा दायरा है उपभोक्ताओं का। उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, आप देखते होंगे हर एक जिला न्यायालय में एक कोर्ट बना हुआ है उपभोक्ता फोरम का। उसमें एक जूरी रहती है, उसमें जूरी जज का कॉन्सेप्ट नहीं है, जूरी का कॉन्सेप्ट है। जूरी मतलब कि 3-4 आदमी मिलकर निर्णय लेते हैं। तो जब हम पढ़ाएंगे वो तो फिर बताएंगे आपके बारे में, उसके बारे में डिटेल क्या है, लेकिन वो इससे अलग है। अब एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक लास्ट है, 2 पेज का, ज़्यादा नहीं है इसमें। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये 2010 में इसका गठन हुआ और ये इंडिया गेट के पास का ऑफिस है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। और ये पर्यावरण के संबंध में एक कोर्ट है। पर्यावरण का कोई नुकसान हो रहा है किसी भी तरह, उसकी देखरेख करता है। ये चूंकि किसी एक्ट से बना हुआ है इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो संविधान की धारा आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार है, उस पर बेस्ड है कि अगर पर्यावरण प्रदूषित होगी तो हमारा जीवन का अधिकार, अन्य हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो प्रभावित होगा। इस पर बेस्ड ये हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो इसका मेन यही है कि जो प्रदूषण फैलाता है, जो प्रदूषण फैलाने वाला व्यक्ति है, पॉल्यूटर, वो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर रोक न, बाधक न बने। अगर मान लीजिए कोई पेड़ काट रहा है 4, तो उसके बदले में उसको पेड़ लगाना पड़ेगा 40। कार्बन डेटिंग, आपने कार्बन क्रेडिट की बात सुना होगा आपने, उसका पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि एक असेसमेंट होता है कि मान लीजिए आप पौधे की बात करें, कोई पेड़ काट रहा है, मान लीजिए सरकार कोई पेड़ काटना है जमीन बनाने, सड़क बनाने के लिए, तो आप मान लीजिए 100 पेड़ काटेंगे तो जो एक्सपर्ट्स रहते हैं कि इससे कितना ऑक्सीजन निकल रहा है और कितना ऑक्सीजन ये दे रहा है और कितना ले रहा है, इस तरह का जो ले रहा है, तो उसमें जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है उतना आपको, जितना ही ऑक्सीजन दे रहा है, हाँ ऑक्सीजन दे रहा है उसमें हवा में, उतना आपको उतने पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। और कार्बन क्रेडिट इश्यू कहते हैं कि आप जितना
पॉल्यूट करेंगे, जितना लॉस करेंगे उतना आपको भरपाई करनी पड़ेगी। इस पर आधारित है ये। इनका 18 अक्टूबर 2010 में बना, फर्स्ट चेयरमैन थे लोकेश्वर सिंह पंत थे। ये एक्चुअली एक सेमिनार हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था राओ डी जेनेरो में। उसके बाद कुछ कंट्री ने में ही अप्रोचेज हुआ है। अभी तक सिर्फ उस समय जब बना था भारत में 2010 में, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ही कंट्री बना पाई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस मामले में हम लोग बड़ा प्रॉम्प्ट रहे हैं कि हम लोग पर्यावरण के प्रति बहुत ही अलर्ट रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। ये सिर्फ सिविल जो प्रक्रिया है उससे बाधित नहीं है, इसके नेचुरल जस्टिस के आधार पर निर्णय लेता है। कहीं कोर्ट में नहीं लिखा, कार्बन क्रेडिट का कहीं भी लिखा उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में या किसी भी एक्ट वगैरह में। तो कार्बन क्रेडिट पर मेनली इसका जोर रहता है कि अगर आप किसी तरह के नुकसानी करते हैं, और भी जैसे मान लीजिए कि आप किसी नाला में गंदा ही बहा रहे हैं, उसका प्रॉपर निकासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नदी में जाकर जोड़ रहे हैं। ये सब काम देखता है। इस तरह के कोई शिकायतें आती हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है। इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया कि दिल्ली में है। इसके बेंचेज हैं, भोपाल में इसका बेंच है अरेरा हिल्स में, जहां सुनवाई वगैरह होती है। तो अब चूंकि हम गवर्नमेंट सर्विस में, तो हमें अनुभव भी काफ़ी सब चीज़ का है। हम इसके पहले, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन में थे, पाठ्य पुस्तक निगम में। किताबें बहुत छपती है वहाँ पर। हम लोग प्रति वर्ष हम लोग 10 करोड़ किताब छापते थे। तो बच्चों को दिया जाता है क्लास 1 से लेकर 12 तक मुफ्त। तो हम लोग किताब छापते थे, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन किया कि आप कितना किताब छाप रहे हो प्रति वर्ष 10 करोड़, कितने पेड़ काट रहे हो आप लोग। तो आप क्या कर रहे हैं? तो हम लोग बोले भाई हम लोग पेड़ तो काटते नहीं है, हम लोग पेपर खरीदते हैं और छापते हैं। तो कहाँ से आप क्यों पेपर खरीदते हैं? हमने सरकार की पॉलिसी है बच्चों को निःशुल्क देने का, वेलफेयर स्टेट हम लोग हैं, हम लोग दे रहे हैं। नहीं गलत है। आप ऐसा कोई सिस्टम बनाइए कि बार बार किताब छापने की स्थिति न बने, और एक किताब मजबूत बनाइए आप जो कि वो 5 साल चले, ताकि बार बार हर एक साल 10 करोड़ किताब न छापना पड़े। चलती रहा तो तो ये इस पॉइंट को देखते हैं। फिर हम लोगों ने जस्टिफिकेशन दिया कि हम लोग यूएस से लेते हैं। भाई बोला यूएस में भी तो पेड़ कटते ही होंगे, जहाँ से भी आप ले, इंडिया के नहीं काटते हैं। तो हम लोग वास्तव में यहाँ के पेपर कम लेते थे, बाहर का लेते थे। यहाँ जो भी पेपर बनते हैं वो सब पल्प आता है बाहर से। तो इस तरह से लड़ाई चलती रहती है। तो भोपाल में इसका ऑफिस है, पुणे है, कलकत्ता है, हर एक जोन बना हुआ है, वहाँ इनके बेंचेस बैठते हैं। आगे बढ़े। उसमें वही है कि इनके एक चीफ चेयरमैन होते हैं और 10 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं और 10 जुडिशियल मेंबर होते हैं। ठीक है। और हर एक बेंच में एक जज होते हैं, एक एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। जो इसका चेयरमैन होता है वो बताया मैंने, रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। मेंबर भी वही सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिसेस होते हैं। एक्सपर्ट्स तो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से सब अपॉइंटमेंट होते हैं इनके। ये 4 मेन है इनका: फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और वाटर एयर। ये 4 एक्ट पर विशेषतर इनकी सुनवाई होती है, और सुनवाई करके 30 दिन के अंदर निर्णय लेना उनको